हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो आज ये दोस्तों हमारी पहली क्लास है इस प्लेटफॉर्म पर। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स हैं कि आप सभी हमारा सपोर्ट करेंगे जैसे कि आप सभी टीचर्स का करते हैं, और मेरे से जितनी कोशिश हो सकेगी मैं आप सभी को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम सीटेट के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे साइंस के, ताकि हमको पता चल सके कि सीटेट कैसे कैसे क्वेश्चंस और किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसमें सारे ही क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, अमीबा की पादाब किसमें सहायता करते हैं। आपके ऑप्शन दिए हैं गति देने एवं भोजन पकड़ने में, केवल भोजन पकड़ने में, और तीसरा है आपका केवल भोजन का आभास कराने में और केवल गति देने में। तो इसका जो अप्रोप्रिएट मोस्ट आंसर है वो है आपका गति देने और भोजन पकड़ने में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। वहीं बात करें अगर पादाब की, तो पादाब को हम कूटपाद भी कहते हैं। और बात करें अगर अमीबा की, तो अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। वहीं अमीबा के अंदर विखंडन होता है। बात करें अगर अमीबा की, तो अमीबा का जो संघ है वो प्रोटोजोआ संघ है। वहीं इसकी खोज की बात करें अगर हम, तो इसकी खोज जो थी वो 1755 ईस्वी में रसेल वॉन के द्वारा की गई थी। तो आपको ये खोज करता तो बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आपके अमीबा की खोज है वो 1755 ईस्वी में रसेल वॉन के द्वारा की गई थी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहदांत की लंबाइयों का अनुपात कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 5:1 इसका सही आंसर है। क्षुद्रांत और बृहदांत की जो लंबाइयों का अनुपात है वो 5:1 होता है। वहीं आपका जो ये क्वेश्चन है वो एक तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो आपका यूपी टेट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित जंतुओं में से रोमंथी जंतुओं का समुच्चय चुनना है आप सभी को। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है गाय, हिरण और कुत्ता। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बिल्ली, भैंस और हिरण। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है भैंस, गाय और हिरण। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है गाय, कुत्ता और हिरण। तो इसमें से आपको सही आंसर चुनना है कि आपके जो रोमंथी जंतु होते हैं उनका समुच्चय कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भैंस, गाय और हिरण। तो ये सारे ही आपके रोमंथी जंतु होते हैं। और उससे पहले हम बात करें अगर रोमंथी जंतुओं की, तो जो आपके रोमंथी जंतु होते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो रोमंथी का जो अर्थ होता है वो उन जंतुओं से होता है जो जुगाली करते हैं और जुगाली करके ही अपना भोजन पचाते हैं। तो आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपका आर्टिफिशियल रेशम है वो क्या कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन जो है आपका वो मानव निर्मित रेशा है जो कि कृत्रिम रेशम कहलाता है। वहीं बात करें अगर नायलॉन के आविष्कार की, तो इसका जो आविष्कार था वो डॉक्टर वैलेस एच कैरोपर्स के द्वारा किया गया था। बात करें अगर नायलॉन की, तो नायलॉन जो है आपका वो एक प्रकार का पॉलीएमाइड रेशे का भी उदाहरण है। तो आपको यही भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस, इसका उपयोग जो है वो किसके रूप में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिअम्ल। तो मैग्नीशियम, तो जो आपकी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसे आप सभी एंटी एसिड के फॉर्म में यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। वहीं बात करें अगर यीस्ट की, तो सबसे पहले आपको यीस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि यीस्ट का यूज क्या होता है। बात करें अगर यीस्ट की, तो इसे हम आम बोलचाल में इसे खमीर भी कहा जाता है ना। और इसका जो यूज होता है वो खाद्य पदार्थों में किया जाता है। इसका जो काम है, कोई भी खाद्य पदार्थ जो होता है उसे स्पंजी कर देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका उपयोग जो होता है वो किसी भी खाद्य पदार्थ को स्पंजी करने के यूज में किया जाता है। वहीं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहल। तो यीस्ट का उपयोग जो है वो अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्न में से किसमें मूलगोप या जिसे इंग्लिश में रूट कैप भी कहा जाता है वो नहीं पाया जाता है। आपके ऑप्शन दिए हैं मरुस्थलीय पौधों में, जलीय पौधों में, समुद्रविद में
या लवणोद्भिद में। तो इसका आपको सही आंसर बताना है कि जो मूल गोप है वो किसमें नहीं पाया जाता है। तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, जलीय पौधों में आपका जो रूट कैप नहीं पाई जाती है। वहीं बात करें अगर समोद्भिद की, तो समोद्भिद को इंग्लिश में मीजोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन बहुत अच्छे से, आपके टेट के एग्जाम के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मेढक तथा केचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं और यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो बताना है, वो मेढक और केचुआ जो होते हैं वो दोनों ही अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। तो इन जीवों की जो त्वचा होती है वो किस प्रकार की त्वचा होती है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, शुष्क एवं रुक्ष, आर्द्र एवं रुक्ष, आर्द्र एवं श्लेष्मीय और शुष्क एवं श्लेष्मीय। तो चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर देखना है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है आर्द्र एवं श्लेष्मीय। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही होगा। वही बात करें जो ड्राई स्किन होती है आपकी, तो ये ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। तो आपको ये भी पता होगा, इसलिए जहां जहां पे रुक्ष दिया होगा तो वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आंसर होने वाला नहीं है। अगर आप सीटेड के क्वेश्चन करें तो सबसे पहले आपको इसमें निगेटिव वर्ड ढूंढना रहता है। जहां जहां पर आपका नेगेटिव वर्ड दिया रहेगा तो वो ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक ही कट हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है सीटेड के क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है? तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी शुगर को कंट्रोल करती है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायबिटीज क्यों हो जाती है। तो जब आपका ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है तो डायबिटीज होती है। और आपको ये बताना है कि डायबिटीज को कौन कंट्रोल करता है। तो डायबिटीज को आपका पैनक्रियास यानी कि जिसे हम अग्न्याशय कहते हैं वो इसे कंट्रोल करता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, अग्न्याशय। देखिए अगर बात करें अग्न्याशय की, तो अग्न्याशय ही एकमात्र हमारे शरीर की मिक्स्ड ग्लैंड होती है जो कि एक तरफ से इंसुलिन का श्रावण करती है और दूसरी तरफ से ये पैनक्रियाटिक जूस भी आपका निकालती है। तो आई होप मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, पोलियो का कारण क्या है? तो इसमें आपको पोलियो का मुख्य कारण बताना है। आपका ऑप्शन दिया है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है फफूंद और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो पोलियो का जो मुख्य कारण रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, वायरस। बात करें अगर पोलियो की, तो पोलियो की वैक्सीन किसने बनाई थी? तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो पोलियो की जो वैक्सीन थी आपकी वो जॉन सॉल्क के द्वारा बनाई गई थी। तो आपको ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूह को चिन्हित करता है? तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो वायरस द्वारा मनुष्य में होने वाले रोग है उनको बताना है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं खसरा, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स। अगला है हैजा, खसरा और चिकन पॉक्स। तीसरा है आपका टीबी, कॉलरा और निमोनिया। चौथा दिया है आपका खसरा, कॉलरा और टीबी। तो इन चारों ही ऑप्शन में से आपका सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, खसरा, हेपेटाइटिस और चिकन पॉक्स जो है आपके ये वायरस के द्वारा होने वाले मनुष्य में रोग होते हैं। वहीं बात करें अगर बैक्टीरियल डिजीज की, तो बैक्टीरियल डिजीज जो है आपकी वो टीबी, कॉलरा और निमोनिया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये सारी ही आपकी बैक्टीरियल डिजीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक है? तो इसमें आपको प्राकृतिक बहुलक बताना है। आपके ऑप्शन दिए हैं केवलर, बेकेलाइट, सेल्यूलोज और लेक्सॉन। तो आपका जो प्राकृतिक बहुलक है वो आपका सेल्यूलोज को माना जाता है। तो ये क्वेश्चन तो आपके टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है? तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जीवाणुओं का उपयोग किस प्रक्रिया में नहीं किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, डबल रोटी को पकाने में हम बैक्टीरिया का यूज नहीं करते हैं। इसमें जो आपकी यीस्ट होती है वो इसमें आपकी सहायता करती है। वहीं बात करें अगर नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं।
वही बात करें अगर गन्ने के रस के किण्वन में, तो गन्ने के रस के किण्वन में भी आपका बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद कौन सा है? आपके ऑप्शन दिए हैं यूरिक एसिड, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड और ऑप्शन नंबर डी है आपका यूरिया। तो आपको बताना है इसमें मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यूरिया जो है आपका वो मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है, मतलब कि सबसे ज़्यादा इसका उत्सर्जन किया जाता है मनुष्य में। तो आपको ये ध्यान रखना है। वही बात करें अगर यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड जो होता है आपका ये बर्ड में पाया जाता है। वही बात करें अगर अमोनिया की, तो अमोनिया आपके पब्लिक टॉयलेट के बाहर जो आपकी गंध आती है तो ये अमोनिया के कारण ही आती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, मछली के क्लोम जिन्हें गिल्स कहा जाता है इनका क्या कार्य होता है? तो आपको बताना है कि जो मछली के गिल्स होते हैं इनका कार्य क्या होता है। आपके ऑप्शन है जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना, जल में उपस्थित विलेज, ऑक्सीजन अवशोषित करना, अगला है आपका जल में अपशिष्ट को उत्सर्जित करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण करना। तो जो आपकी मछली होती है इनके जो गिल्स होते हैं इनका जो मुख्य कार्य होता है वो जल में उपस्थित विलेय यानी कि घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करना होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है। मछली के क्लोम्स का जो कार्य होता है वो जल में उपस्थित जितने भी विलेय होते हैं उनके ऑक्सीजन को अवशोषित करना होता है। वही बात करें अगर वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना, इससे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मछली आपकी पानी में रहती है, तो इसका वायु से कोई भी लेना देना नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, मधुमेह रोग किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है? तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो आपकी डायबिटीज है ये किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है। आपके ऑप्शन दिए हैं थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन और इंसुलिन, अगला है थाइमोसिन। तो ये चारों ही ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। आपको इसमें बताना है कि जो आपका मधुमेह रोग है ये किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन जो है आपका यह हार्मोन मधुमेह रोग को नियंत्रित करता है। वही बात करें अगर इंसुलिन की, तो इंसुलिन जो है आपका ये ब्लड में मिलकर के ग्लूकोज के लेवल को भी बैलेंस करने का कार्य करता है। वही बात करें अगर इंसुलिन की, तो इंसुलिन जो है आपका ये डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें भी इंसुलिन के इंजेक्शन देने के काम आते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखने हैं सारे पॉइंट। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में सभी एक कोशिकीय हैं सिवाय किसके? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन एक कोशिकीय नहीं है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं भ्रूण, पैरामीशियम, युग्मनज या युग्मज, अगला है छिपकली का अंडा। तो आपका जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण जो है आपका वो एक कोशिकीय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, नीचे दिया गया कौन सा पर्यावरणीय कारक वाष्प उत्सर्जन की दर को सबसे अधिक प्रभावित करता है? आपके ऑप्शन दिए हैं दाब, सूर्य के प्रकाश की मात्रा, ताप या फिर भौम जल स्तर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ताप जो है आपका वो पर्यावरणीय कारक वाष्पोत्सर्जन की दर को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो आपको ये क्वेश्चन तो ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, वाई एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। तो वाई क्या हो सकता है? इसमें आपको दिया है, जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। वही इस क्वेश्चन में पैरासाइट की बात हो रही है। तो इसका जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, कसकुटा। कसकुटा को हिंदी में अमरबेल के नाम से भी जाना जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। वही बात करें अगर आपके अमरबेल की, तो अमरबेल को ही स्टेम पैरासाइट भी कहते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका अमरबेल है इसके अंदर जो है वो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कसकुटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, अवशोषित खाद्य सामग्री का निकास किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं
छोटी आंत के द्वारा, जिगर के द्वारा या फिर गुदा अवरोधन के द्वारा और गुदा के द्वारा। तो आपका जो अवशोषित खाद्य सामग्री है इसका जो निकास होता है वो आपका गुदा अवरोधन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुदा अवरोधन। तो आई होप आपको ये सारा ही क्लियर हो चुका होगा। वही बात करें छोटी आंत की, तो छोटी आंत के द्वारा, वही बात करें अगर छोटी आंत की, तो छोटी आंत में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें विली कहा जाता है, जो कि आपका भोजन के अवशोषण को करने में हेल्प करते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी को ये क्लास? आप सभी स्टूडेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।